हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं पूर्णिमा सिंह और आज हम लोग जो है जो इससे पहले वाली वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे ना। पहले वाली वीडियो आप लोग देखे होंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था। तो उसमें हम जो है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष के बारे में बताया था। बस हेडिंग वाइज हमने बताया था, बट आज उसका जो है हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो पहला जो था संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला होता है ज्ञान। संज्ञानात्मक पक्ष में होता है ज्ञान। ज्ञान में पहला है विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान, जैसे प्रतीक, तथ्य, नियम, परिभाषा। ये सब क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। घटनाएं, किसी कोई वस्तु, निर्माण व संगठन, माने कि जो विशिष्ट हो उसके बारे में क्या होता है? ज्ञान कराया जाता है। विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रतीक, तथ्य कोई होता है ना, तथ्य के बारे में आप लोग जानते होंगे। नियम, किसी भी चीज़ का एक नियम कानून होता है, किसी भी चीज़ की एक परिभाषा होती है। तिथियाँ होती हैं जो कि बहुत विशिष्ट होती हैं, जैसे कि त्योहार वगैरह, उन सब का ज्ञान कराना। कोई घटना जो हमारे इतिहास में कभी घटित हो चुकी है, वो क्या होता है? वो विशेष ही तो होता है ना, विशिष्ट होता है वो। कोई स्थान जहाँ पे, जैसे कि ताजमहल हुआ, और भी क्या कहते हैं, अयोध्या में राम मंदिर हुआ, ये क्या है? ये सब विशिष्ट स्थान है। तो इन सब का क्या होता है? बोध कराया जाता है। फिर उसके बाद से ज्ञान कराया जाता है। और दूसरा है साधनों का ज्ञान। इसमें छात्र को परंपराओं का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, विधियों का ज्ञान तथा किसी वस्तु के निर्माण व संगठन आदि का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि प्रयोगशाला में H2 गैस, CO2, N2 आदि बनाना, किसी सिद्धांत को सत्यापित करना आदि जो है इसमें सिखाया जाता है। मैंने कि किस चीज़ के लिए किस साधन का हम प्रयोग करते हैं, क्या बनाने के लिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान जो है कराया जाता है। उसके बाद है C, सार्वभौमिक वस्तुओं का ज्ञान। तो इसमें जो है सामान्यीकृत, मैंने कि जो सामान्य होता है, जो सार्वभौमिक यानी कि जो सबके लिए सर्वोपरि होता है, कोई विशेष नहीं होता है, सबके लिए वो होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको सार्वभौमिक कहते हैं, जो कि हर जगह हम उसे पा सकते हैं। कोई उसका विशिष्ट वो नहीं रहता है कि इसी जगह पे मिलेगा, हर जगह वो मिल सकता। जैसे कि कपड़े हैं, ये क्या है? ये सार्वभौमिक है, हर चीज, हर किसी की आवश्यकता है, और ये हर कहीं पे जो है, मैंने हम ये नहीं कहते कि सब्जी की दुकान पे मिल जाएगा, कपड़ों की दुकान पे ही मिलेगा। मैंने ये कह रहे सार्वभौमिक यानी कि सबके लिए, जो सर्वोपरि हो, सबके लिए आवश्यक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक। तो इन सब का जो है ज्ञान कराया जाता है। इसमें सामान्यकृत से आप लोग समझ रहे हैं कि जो सामान्य चीजें होती हैं, सिद्धांत आदि के विषय में बताया जाता है। मैंने कि जो सामान्य सिद्धांत होते हैं जो कि सब पे लागू होते हैं। सिद्धांत का मतलब होता है नियम, जो सब पे नियम लागू होते हैं, उन सब के बारे में क्या कराया जाता है? ज्ञान कराया जाता है। अब ज्ञान हम लोग पढ़ा, अब हम चलते हैं बोध पे। ओके, तो यह संज्ञानात्मक उद्देश्यों की अगली सीढ़ी है। संज्ञानात्मक उद्देश्य में पहले हम ज्ञान करते हैं, ठीक। ज्ञान ग्रहण करने के बाद हमें बोध होता है उसका। जैसे कि हम स्कूल में गए हैं, ठीक। स्कूल में गए, वहां पे हमको टीचर ने कुछ पढ़ाया। अब वो ठीक है, उसने तो वो तो ज्ञान दे के गए। अध्यापक क्या किया? अध्यापक ने ज्ञान दिया और ज्ञान दे के चला गया। बट हमें बोध कब होता है उसका? जब उसके बारे में हम कहीं देखते हैं, कहीं वैसा ही कुछ दिखाई दे कि अरे हाँ, सर ने हमको ऐसा बताया था, तो उस समय तुरंत हमें बोध होता है कि हाँ हाँ, एकदम मैंने कि ये बात सही है, सर की बात सही है, सर ने ऐसे ही बताया था, मैम ने मुझे ऐसे ही बताया था।
तो उससे क्या होता है, बोध होता है, हमें जानकारी उसके बारे में पता चलती है कि हाँ हाँ सही है ये। यह ज्ञान से एक कदम आगे अर्थात ज्ञान को समझना या ज्ञान का बोध है। यानी कि जो भी हमें ज्ञान होता है वो जरूरी नहीं है कि हमने सर से ज्ञान ग्रहण कर लिया, फिर किताबों से ज्ञान ग्रहण कर लिया तो हो गया। उसका बोध होना भी जरूरी है, उसके बारे में पूरी जानकारी होना भी जरूरी है। इस अवस्था में विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का अर्थात अब तक जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसका अपने शब्दों में अनुवाद करते हैं। जब आपको बोध होगा तभी तो आप उसके बारे में अनुवाद कर सकते हैं, उसके व्याख्या कर सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं। और नहीं तो हम सफलतापूर्वक कोई कार्य, जब तक हमें किसी ने ज्ञान दे दिया हमने चुपचाप सुन लिया, बट जब तक हम उसका बोध नहीं करेंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं करेंगे, तब तक हम कहीं भी उसे सफलतापूर्वक कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमारा बोध होना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए इसमें पहला दिया है कि संकेत से शब्द, शब्द से संकेत अनुवाद करना। इस स्तर पर विद्यार्थी को संकेत या प्रतीकों को शब्दों में व्यक्त करना तथा शब्दों को व्यक्तीकरण को संकेत प्रतीकों में ट्रांसलेट परिवर्तित करने के योग्य होना चाहिए। यानी कि जो भी हमें कहीं संकेत दिख रहा है तो हम उसे शब्दों में कैसे कहें, कोई भी चीज़ हमको दिख रही है तो हम उसे शब्दों में कैसे बताएं किसी को, तो इसके बारे में हमें बोध होना चाहिए। उसके बाद से देखिए दूसरा, पुनः व्यवस्थित करना, आयोजित करना, व्याख्या विवेचन करना। इसके अंतर्गत विद्यार्थी किसी विशिष्ट विचार का अर्थ बताते हुए व्याख्या करता है। यानी कि कोई भी उसके अंदर जो विचार चलते रहते हैं जो कि बहुत ही विशिष्ट होते हैं, उसके बारे में वो क्या करता है, उसको व्यक्त करता है, उसको व्याख्या के द्वारा व्यक्त करता है कि क्या है, कैसे है, क्यों है, कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में क्या करता है, व्याख्या करता है। और फिर पुनः वो क्या करता है, अपने विचारों को व्यवस्थित करके लोगों के सामने रखता है व्याख्या के रूप में। उसके बाद से उल्लेख करना तथा बाह्य गणना करना। वह किसी तथ्य, विचार तथा नियम को बिना मूल भाव बदले अपने शब्दों में या उस विषय पर अपने विचार बताता है। मैंने कि किसी भी तथ्य के क्या कहते हैं, जो तथ्य होता है उसको बिना बदले हुए, मैंने कि वो क्या है, बस उसी पे उल्लेख करना, उसी शब्दों को इस तरह से लोगों के सामने रखना कि लोग जो है उसको जान सके, उसको समझ सके, उसकी विचारों को मान सके। उसके बाद से है तीसरा प्रयोग। इसमें विद्यार्थी तथ्यों व सिद्धांतों के प्राप्त ज्ञान को प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कहीं कुछ सीखा तो उसको प्रयोग करेंगे ना, जैसे कि आपने यहाँ पे सीखा तो उसको आप क्या करेंगे, आप कहीं पे जाकर प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मम्मी जो है रोटी बना रही है, कैसे बना रही है। जब मम्मी कुछ देर के लिए वहाँ से हटती है तुरंत चौकी वालन लेकर जो है बैठ जाते हैं और उसी तरह से बेलने का प्रयास करते हैं कि मम्मी की रोटी तो गोल गोल घूम रही थी, मेरी क्यों नहीं घूम रही है। बेचारे प्रयोग तो करने में अपना जो है पूरा वो प्रयास करते हैं कि हाँ प्रयोग हो जाए, हाँ जैसे मम्मी कर रही थी वैसे हो जाए। हाँ ये धीरे 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 प्रयोग करते करते क्या करते हैं, एक दिन सफल हो जाते हैं बच्चे और माँ की तरह रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में प्रयोग का होना भी बहुत ज़रूरी होता है और प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमको बता दिया सर ने, मैम ने और बस काम ख़त्म, चलो हमको ज्ञान तो हो गया, हम लिख तो लेंगे ही पेपर में। तो लिख लेने से नहीं मतलब होता है, अगर आप अपने जीवन में उसे प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपके अंदर समा जाता है वो ज्ञान।
वो बोध जो है बहुत अच्छे से आपको हो जाता है। और जब आपको किसी भी चीज़ का जब बोध हो जाता है तो आप किसी के सामने बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है विश्लेषण। तो विश्लेषण में पहला है तत्वों का विश्लेषण। देखिए, इसमें छात्र की से अपेक्षा की जाती है कि वह प्राप्त सूचना से समस्याओं के विभिन्न भागों से संबंध स्थापित कर सके। ठीक है, मैंने कि समस्या के विभिन्न जितनी समस्याएं हैं, समस्याओं के क्या क्या भाग हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, समस्या में कहता है ना कि आखिर ये समस्या आखिर उत्पन्न क्यों हुई, कैसे हो गई, क्यों हो गया, तो इन सब के बारे में जो है उनको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, उनका संबंध उससे होना चाहिए ताकि वो उसको जान सकें। अगर हमारे मन में क्यों नहीं आया कि क्यों हो गया, तो क्या हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे। कब हुआ, अगर हमारे दिमाग में अगर आ गया कि उसको जानना है मुझे कि वो कब हुआ, तभी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम तभी हमारा उससे संबंध स्थापित होगा, अन्यथा हम जो है उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए बी, संबंधों का विश्लेषण। महत्वपूर्ण विचार समस्या या प्रकरण के तत्वों में निहित संबंध को बताना। समस्या या प्रकरण के तत्वों में निहित संबंध को बताना, मैंने कि उसके बीच क्या संबंध है। ठीक है, जो भी प्रकरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी समस्या से क्या संबंध है, उनकी संगति, विसंगति, उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि सिद्ध करना। मैंने कि जो भी जो घटना हुई है वहाँ पे उसकी क्या उपयोगिता है, उससे लोगों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उससे लोगों को कैसी संगति मिल रही है, विसंगति मैंने कि किस तरह का प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है। तो इन सब बातों को सिद्ध करने की क्या कहते हैं, बच्चों के अंदर क्षमता उत्पन्न की जाती है। क्षमता मैंने कि अगर आप में विश्लेषण करने की क्षमता है तो आप हर चीज़ को विश्लेषण जो है कर सकते हैं, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज अपने आप पूंजी मूलधन से जुड़ता चला जाता है या उससे जुड़कर मूलधन बन जाता है तथा ब्याज पर ब्याज मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये तो किस तरह से होता है, ठीक है। सॉरी, हाँ देखिए हम यहाँ पे थे ना। जैसे साधारण ब्याज APRT के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है, यानी कि वो बढ़ता चला जाता है। धनात्मक का मतलब बढ़ना, जुड़ना। हमने 10 रुपया वहाँ पे लगाया बट वो बढ़ के कितना हो गया, 12 हुआ, फिर बढ़ा, फिर 14 हुआ, फिर 16 हुआ। इस तरह से वो क्या हुआ, बढ़ता चला गया। ये बढ़ेंगे तो ब्याज भी बढ़ेगा, पर वस्तु के भार से अधिक द्रव्य विस्थापित होगा जो वस्तु तैरती है। मैंने कि वस्तुएं क्यों तैरती है उसका संबंध जानना कि आखिर ये वस्तु तैर क्यों रही है। ठीक है, उसके बाद है संगठनात्मक क्रमबद्ध व्यवस्था सिद्धांतों का विश्लेषण। इसमें समस्या से संबंधित तत्वों का संगठन, उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था व उसकी संरचना आती है। मैंने कि जो भी समस्या है उससे संबंधित तत्व, ये समस्या क्यों है, उसके पीछे क्या क्या वजह है, तो इन सब का जो है क्रमबद्ध विवेचन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। किसमें, विश्लेषण विधि में। यानी कि जो भी आपके पास है, जैसे कि अगर कोई ऐसे मान लीजिए वर्क ही किया जा रहा है, ऑनलाइन वर्क किया जा रहा है, ठीक, तो उसमें हमको समझना पड़ता है ना कि हम इतने पैसे यहाँ पे लगा रहे हैं और मुझे जो है जो भी मेरे डाउनलाइन या फिर अपलाइन वर्क कर रहे हैं तो मुझे इतना मिले, तो कैसे मिल रहा है। हमने तो, हमको जिसने जोड़ा उसने बता दिया, बट मुझे कैसे वो मिल रहा है,
कहीं ये फॉल्ट तो हमें नहीं हो रहा मेरे साथ। तो इन सब के बारे में जो है, इन सब के नियमों की जानकारी करना, विश्लेषण करना सब नहीं कर पाते हैं, तो इसकी योग्यता को भी व्यवस्थापित किया जाता है विश्लेषण को करने में। ओके, तो आगे वाली वीडियो में जो है फिर हम संश्लेषण, मूल्यांकन इत्यादि पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एवं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप आज तक कर भी आपने अगर मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का जो बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।